नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड का चैप्टर छोटा मेरा खेत चकोना। ये एक कविता है जो लिखी गई है उमा शंकर जोशी जी द्वारा। तो इस कविता में उमा शंकर जोशी जी क्या कुछ कहते हैं, जैसे कि आप कविता का नाम ही देख रहे हैं, छोटा मेरा खेत चकोना। तो यहाँ पे कवि ने अपने छोटे से जो कागज का उनका पन्ना है जिस पर वो कविताएं लिखा करते हैं, अपने साहित्य की रचना करते हैं, अपने लेख लिखा करते हैं, उसको एक छोटे से कागज के पन्ने को एक छोटे से खेत के रूप में जो चौकोना यानी कि चारों तरफ से जिसके कोने हैं चार, इस तरह का एक खेत उन्होंने कहा है। और क्या कुछ इस कविता में वो कहते हैं अपनी कविताओं के बारे में, अपनी कविता के बारे में और इनकी पंक्तियों के बारे में, अपने लेखों के बारे में, वो हम पढ़ेंगे इस कविता में। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे चैप्टर है 10th और क्लास है 12th और चैप्टर का नाम है छोटा मेरा खेत और कवि हैं उमा शंकर जोशी जी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविता का नाम लिखा है छोटा मेरा खेत। तो यहाँ पे कवि ने अपने जो कवि जीवन का उनका हर एक कर्म है उसको एक चरण के रूप में बांधा है। जैसे कि कवि का जो कागज है उसको उन्होंने, जो उनका खेत है, चौकोर जो उनका खेत है उसके जैसा उन्हें वो लगता है। और कागज के पन्ने को उन्होंने कवि के अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भावनात्मक रूप से, जैसे हम खेत में बीज डालते हैं, ऐसे ही पन्ने पर, जो कागज का पन्ना है उसमें उन्होंने अपने भावनाओं का बीज डाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर कवि उमा शंकर जोशी जी के जीवन परिचय को हम पढ़ लेते हैं, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं पढ़ लेते हैं और साथ ही जो भी उन्होंने अपने जीवन में रचनाएं की हैं और उनके साहित्य के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कवि उमा शंकर जोशी जी का जन्म सन 1911, कवि उमा शंकर जोशी जी का जन्म सन 1911 में गुजरात में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत, वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, ये एक एकांकी है, सपना भरा, शहीद ये कहानी है, श्रवणी मैणो, विशोमा ये उपन्यास है और परंकाजणिया ये निबंध है, गोष्ठी और उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, महार, सानेट, स्वप्रयाण संपादन किया इन सभी का। 20वीं सदी के गुजराती कवि और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, जो उमा शंकर जोशी जी हैं, इनकी जो कविता है इसमें इन्होंने अपने आप को एक किसान के रूप में दर्शाया है। और उन्होंने कहा है कि कवि जो होता है वो एक कर्मठ किसान की तरह होता है। जिस प्रकार किसान जो है खेतों में बीज बोता है या जो भी चीजें यहाँ पर बताई हैं, तो इसमें यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने कहा उमा शंकर जोशी जी का जो हिंदी साहित्य में जो उनका योगदान रहा है, बिल्कुल उसी तरह का योगदान इनका गुजराती साहित्य में भी रहा है। और यही कारण है कि ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए, इन्होंने काफी ज्यादा प्रसिद्धि पाई, हिंदी साहित्य में ही नहीं, गुजराती साहित्य में भी। तो अगला जो हमारा यहाँ पर पाठ है, कविता एक तरह से हमें यहाँ पर दी गई है, तो कविता को हम यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। तो कविता कैसी है, एक बार कविता को पढ़ लेते हैं केवल। छोटा मेरा खेत चकोना,
कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित्त हुआ विशेष। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा भरा रहता। छोटा मेरा खेत चौकोना। तो देखिए बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उमा शंकर जोशी जी ने यहाँ पर स्वयं को एक किसान के रूप में बताया है, किसान की संज्ञा अपने आप को दी है और वो अपने आप को एक कर्मठ किसान की तरह मानते हैं कि जिस प्रकार खेतों में जो बीज किसान बोता है और खेत कैसा होता है, चौकोर होता है, उसी प्रकार कवि का जो पन्ना है, कवि के पन्ने का जो आकार है जिसमें वो कविता की रचना कर रहे हैं, वो भी किस तरह का है, चौकोर पन्ना है। तो इस पर उन्होंने कुछ बीज अंकुरित किए हैं, यानी कि जो एक बीज जैसे हम खेत में डालते हैं वो आगे जाकर विशाल रूप, वृक्ष का रूप, पौधे का रूप धारण करता है। उसी तरह किसान जिस तरह अपने खेत में दिन रात मेहनत करता है, ठीक उसी तरह कवि भी अपने साहित्य के लिए, अपनी कविताओं के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कविताएं लिखते हैं और तरह तरह से अपने पाठकों को उन कविताओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात कि जैसे किसान यहाँ पर कहते हैं कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि किसान द्वारा जो बीज बोए जाते हैं वो क्या होते हैं, कट जाते हैं, और लेकिन जो वो कहानी में लिखते हैं, कविता में लिखते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। तो इस तरह से क्या है, कविता में कवि ने रूपक के माध्यम से, यानी कि अपने आप को कृषक का रूप दिया है, कृषक के समान बताया है। किसान अपने खेत में बीज बोता है, बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, फिर पुष्प पल्लवित होकर जब परिकृत होकर प्राप्त होता है तब उसकी कटाई होती है। और ये जो अन्न होता है ये जनता का पेट भरता है। तो कवि अपने कागज को अपना खेत मानता है। किसी क्षण आई भावनात्मक आंधी में वह कागज पर बीज पनप जाता है, यानी कि जब कोई भावनात्मक आंधी आती है, इस तरह की आंधी आती है, भावनाओं की आंधी आती है, तो क्या होता है, उनके मन में भी बीज पनप जाता है, उनके मन में भी बीज पनप जाता है। किस तरह का बीज पनपता है, उनके मन में भी भावनाओं का बीज पनपता है और ये बीज क्या होता है, अंकुरित होता है, इससे शब्द निकलते हैं, रचना निकलती है और ये एक रचना स्वरूप का रूप धारण करती है। अंकुरित स्फुटित होते हैं, रचना में अलौकिक रस उत्पन्न होता है और ये अनंत काल तक पाठकों को अपने आप में डुबोए रखता है। तो इस प्रकार ऐसे ही खेती होती रहती है जो हर साल बोई जाती है, हर साल काटी जाती है और कवि की कविता का रस भी कभी नहीं समाप्त होने वाला है, यानी कि ऐसा रस जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर एक एक यहाँ पे पैरा करके हम कविता को पढ़ेंगे, एक एक पंक्ति पढ़ेंगे कविता की और उसके बाद हम उसके भावार्थ को यहाँ पर क्लियर करेंगे। पढ़ते हैं। छोटा मेरा खेत चकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। छोटा मेरा खेत चकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। तो देखिए क्या कह रहे हैं कवि कि मेरा जो खेत, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा खेत है, यहाँ पर कवि ने दिखाया है और उसके बाद वो अपने कागज के पन्ने के बारे में कह रहे हैं, अपने कागज के पन्नों के विषय में कह रहे हैं कि छोटा मेरा खेत चौकोना। आप देख रहे हैं 4 कोने इस पन्ने के भी हैं, इस कागज के पन्ने के भी है और बिल्कुल उसी तरह से एक जो छोटा खेत होता है उसके भी 4 कोने होते हैं। कोई अंधड़ कहीं से आया, अंधड़ यानी कि आंधी आई और वहां उस आंधी में क्या गिरे, कुछ बीज, आंधी में कुछ बीज आकर गिर गए। आंधी में से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ बीज आकर गिर जाते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो वो बीज वहां पर उग जाता है। तो क्या कह रहे हैं,
क्षण का बीज वहां बोया गया। तो कवि इस प्रकार से बैठे हुए हैं बिल्कुल, और अचानक से उनके मन में भावनाओं की एक आंधी आई और उन्होंने कल्पनाओं का बीज अपनी पाठ्य पुस्तिका में, अपनी जो पन्ना है उनका, उसमें बोना शुरू कर दिया। मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ, कवि क्या कहते हैं, मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ और कागज का ये पन्ना छोटा सा मेरे लिए खेत के समान है, छोटे चौकोर खेत के समान है। और बस अंतर इतना है कि किसान जमीन पर कुछ बोता है और मैं कागज पर कुछ उगाता हूँ। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मुझ में और किसान में बस अंतर इतना है कि किसान कागज खेत में कुछ बोता है और जमीन में कुछ बोता है और मैं कागज में कुछ उगाता हूँ। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसान धरती पर फसल उगाने के लिए कोई बीज बोता है, यानी कि कोई, चाहे वो बीज आंधी में आया हो, चाहे वो किसान के द्वारा उगाया गया हो, ठीक उसी प्रकार जब लेखक के मन में भी अचानक भावनाओं की आंधी आती है तो उसमें कोई भाव बीज के रूप में न जाने कहां से चला आता है, यानी कि किस बारे में आए, किस विषय पर आए, ये उसी समय पता चलता है कि आखिर क्या विषय हमने बनाना है। तो उसी प्रकार अचानक आई हुई जो आंधी है उससे भाव का बीज न जाने कहां से आ जाता है। और कवि कहते हैं वो जो भाव का बीज होता है वो मेरे मन रूपी खेत में अचानक बोया जाता है, अचानक मेरे मन रूपी खेत में वो आ जाता है, मेरे समीप आ जाता है। आगे क्या कहते हैं, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। क्या कहते हैं, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में एक मटर का आपको एक बीज दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से वो अंकुरित हो रहा है, किस प्रकार से उसमें अंकुरण आ रहे हैं और किस प्रकार से वो एक पौधे का रूप ले रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कल्पना के रसायनों को पी, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार धरती में कोई बीज जब बोया जाता है तो क्या किया जाता है, उसको खाद दी जाती है, उसको पानी दिया जाता है, उसको विभिन्न प्रकार के उर्वरक दिए जाते हैं और उन उर्वरकों से वो क्या होता है, अंकुर उसमें फूटता है। जिस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं, बीज धीरे धीरे जो उसका छिलका होता है वो गल जाता है और अंकुर फूट पड़ते हैं और इस प्रकार से वो नए पौधे में धीरे धीरे बदलता है और धीरे धीरे इस तरह से उसमें पत्तियां आने लगती हैं, जड़ें आने लगती हैं और वो एक पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। तो कवि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। पल्लव पुष्पों, जैसे आप देख सकते हैं कि जब इस तरह से एक पौधा बिल्कुल सही ग्रो करता है, बिल्कुल सही वो बढ़ता है आगे, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पत्तों से, पुष्पों से, फलों से इस तरह से लद जाता है, इस तरह से भर जाता है। तो कवि यहाँ पर अपनी ही कविता के विषय में कह रहे हैं कि जिस प्रकार धरती में बोया गया जो बीज है वो विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे हवा, खाद, पानी आदि को पीकर और मिट्टी में जो खनिज लवण है उनको अवशोषित कर स्वयं को गला लेता है और उसमें क्या होता है, अंकुर फूट पड़ते हैं और वो अंकुर धीरे धीरे इस तरह से पत्तों का रूप ले लेते हैं और इस तरह से धीरे धीरे वो आगे क्या करते हैं, आगे जब वो पत्तों का रूप ले लेते हैं बड़े पुष्प में बदल जाते हैं और फिर उसमें पुष्प फूट पड़ते हैं, फूल निकल आते हैं। और ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरे मन में उठे हुए भी जो भाव हैं, कैसे, शब्दों के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। किसको पिया उसने, यहाँ पर कल्पनाओं के रसायन को,
यानी कि इमेजिनेशन की बहुत ज्यादा। कवि जो होते हैं, आपने देखा होगा कि कवियों के, हमने एक कविता पढ़ी थी जब हम छोटी क्लास 7th या 8th में थे, तो हमने कविता की उड़ान, एक कविता यहाँ पर पढ़ी थी जिसका नाम था कविता की उड़ान। तो कविता, जो कवि की कल्पनाएं होती हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती, कवि की कल्पनाओं की सीमा नहीं होती। कवि बहुत दूर दूर तक अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ते हैं, कल्पनाओं के सहारे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि कल्पना के रसायनों को पी, बहुत सारे कल्पना के रसायन उन्होंने इकट्ठे किए, और फिर कवि यहाँ पर कहते हैं कि बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। यानी कि ठीक उसी प्रकार कवि के मन में भी उठे हुए कल्पना रूपी जो भाव थे, उसने कल्पना रूपी रसायन को पीकर उस भाव को अहंग मुक्त कर दिया और अहंकार से मुक्त कर दिया। यानी कि जो कुछ था उनके मन में वो सब समाप्त हो गया और सर्वजन का विषय बना डालते हैं, सबकी अनुभूति को बना डालते हैं। तब शब्दों रूपी एक अंकुर फूटता है और कविता का भाव रूपी पत्तों और पुष्पों से लदकर, अब यहाँ पर पत्ते और पुष्प किसको कहा है? यहाँ पर पत्ते और पुष्प जो कविता में आए हुए अलंकार हैं, कविता में आए हुए छंद हैं, कविता में आए हुए जो विशेष शब्द हैं, उनको यहाँ पर पल्लव पुष्प कहा है, जिससे कि क्या होता है, कविता में विशेष रस आ जाता है। तो कवि कहते हैं भाव रूपी पत्तों से, पुष्पों से लदकर विशेष रूप से झुक जाती हैं ये पत्तियां और ये सबको समर्पित हो जाती हैं। यानी कि जब कोई भी पेड़ जो है वो फलों से लद जाता है तो वो क्या करता है, अपने आप को झुका लेता है, अपने आप को दूसरों के लिए अवेलेबल कर देता है, अपने आप को दूसरों के लिए उपलब्ध करा देता है। तो कवि भी यही कहते हैं कि कविता अब जब भाव रूपी पत्तों से, पुष्पों से लद गई है, उसमें बहुत सारे अलंकार, छंद और बहुत सारी विशेषताएं आ गई हैं, तो वो अब सबको समर्पित हो चुकी है, सबके लिए वो कविता पढ़ने लायक हो चुकी है, समझने लायक हो चुकी है। आगे की पंक्तियों को शुरू करते हैं। जितने भी स्कूल यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, जीआईसी भटेलिया, जीआईसी खिरसू, तो क्या बच्चे आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल, अगर आ रही है तो हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे इस तरह से। यस, वेरी गुड। तो हम आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका जो है उसके काव्य खंड की कविता छोटा मेरा खेत चकोना। तो इस कविता को आप लोग भी ध्यान पूर्वक समझेंगे, आप लोग भी ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे आखिर कवि क्या कहना चाहते हैं अपनी इस कविता के माध्यम से। तो अगला काव्यांश है झूमने लगे फल। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। कवि क्या कहते हैं? लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। किसको कहते हैं इसको? यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो हमारी कविता है, जब उसमें भावनाओं के जो बीज बोए गए, कल्पनाओं के रसायन को पीकर वो बड़े हुए, तो अब उसमें पुष्प और फल लद चुके हैं। अब उसमें पुष्प और फल लद चुके हैं और अब क्या हो गया है, झूमने लगे हैं फल, उसमें बहुत सारे फल आ गए हैं। जैसे कि वो लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी थी, लोगों के लिए अब वो तैयार थी पढ़ने के लिए, तो अब वो झूमने लगे हैं झूमने लगे फल रस अलौकिक, यानी कि जो उसमें रस था अब लोगों ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया है और उस रस को समझने लगे हैं, उस रस का लोग आनंद लेने लगे हैं। अमृत धाराएं फूटती, यानी कि जो भी पढ़ता वो प्रसन्न हो जाता, जो भी पढ़ता वो खुश हो जाता। तो कवि एक बहुत ही प्यारी यहाँ पर पंक्ति कह रहे हैं, कटाई अनंतता की, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी
कम नहीं होती है। जैसे कि कोई वृक्ष है, अगर आप उसको एक बार लगाते हैं, कोई फलदार वृक्ष है और उसको अगर आप एक बार लगाते हैं तो वो हर सीजन में आपको फल देगा, मीठे मीठे फल देगा। तो क्या हुआ, रोपाई क्षण की, यानी कि रोपते वक्त आपको समय नहीं लगा, और कटाई अनंतता की, और ये फल आपको देगा अनंत तक, आगे तक ये आपको फल देगा। जब तक आप इसको सुरक्षित रखेंगे ये आपको फल देता रहेगा। और देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर किसान जो है अपने खेतों में जो है गेहूं काट रहे हैं या धान काट रहे हैं, तो इसमें भी बिल्कुल यही लाइन यहाँ पर लागू होती है कि जो किसान होते हैं वो बीज बोते हैं, उसके बाद बीज बोने के बाद उनकी फसल होती है और वो उस फसल को साल भर के खाने के लिए रखते हैं। और उसके बाद जब उनका अगला समय आता है, जब अगली अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो वो फिर से उनमें से कुछ बीजों को धरती पर डाल देते हैं और वो धरती फिर से इस प्रकार पूरे अनाज के रूप में कृषक के लिए तैयार हो जाती है। तो कवि यहाँ पर बहुत ही प्यारी पंक्तियां कह रहे हैं कि रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती है। यानी कि अगर आप चाहे कितना भी लूट लो, चाहे कितना भी आप उसको, देखिए यहाँ पे कवि कविता के लिए इस प्रकार से कह रहे हैं कि कविता को आप जितनी बार भी पढ़ो, जितनी भी बार पढ़ो, उसका रस, उसका आनंद जो है कम होने वाला नहीं है। तो क्या कहते हैं कवि, जब कवि के मन में पलने वाला भाव पककर कविता रूपी फल के रूप में झूमने लगता है, तो उसमें से अद्भुत और अलौकिक रस झरने लगता है। आनंद की अमृत जैसी धाराएं फूटने लगती हैं। सचमुच किसी भाव का आरोपण एक विशेष क्षण में अपने आप में दिव्य प्रेरणा से हो जाया करता है। यानी कि कोई भी जो भाव आता है, कोई भी जो मन में भाव आता है, भाव का आरोपण एक विशेष क्षण में, यानी कि किसी विशेष क्षण में कोई विशेष भाव कवि के मन में आया है और वो अपने आप में दिव्य प्रेरणा से बहुत ही सुंदर बन जाता है और कविता के रूप में बन जाता है। परंतु कवि कविता के रूप में उसकी फसल अनंत काल तक मिलती रहती है। यानी कि कवि कहते हैं कि फसल तो आप बोएंगे, कुछ दिनों में आप उसको काट लेंगे, लेकिन कविता रूपी जो फसल है उसका जो आनंद है वो आप अनंत काल तक लेते रह सकते हैं। तो कविता की फसल ऐसी अनंत है कि उसको जितना भी लुटाओ, यानी कि ज्ञान जो है, आपने कई बार सुना होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप किसी को ज्ञान दोगे, किसी को कुछ ज्ञान की बातें बताओगे, कोई अच्छी चीज आप किसी को बताते हो, तो क्या है कि जितना लुटाते हो वो और बढ़ता है। अगर आप एक शब्द किसी को बता रहे हैं तो सामने वाला भी आपको अपने अनुभव बताएगा और जिससे क्या होगा कि हमेशा आपका ज्ञान बढ़ेगा। वह खाली नहीं होता और वह युगों युगों तक रस देती रहती हैं। जैसे कि अभी आप ये कविता पढ़ रहे हैं या इसके अलावा भी आपने अगर कविताएं पढ़ी हैं तो सोच सकते हैं आपकी ये कविता कोई आज की या कल की लिखी हुई कविता नहीं है। ये लगभग काफी समय पहले की ये कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ रहे हैं आज तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये आज के विषय में ही यहाँ पर बात की गई हो। आगे पढ़ते हैं। रस का अक्षय पात्र, छोटा मेरा खेत चौकोना। रस का अक्षय पात्र, रस का अक्षय पात्र यहाँ पर क्यों कहा है कवि ने? रस अर्थात जो आनंद आता है, जो आनंद है उसको कवि ने रस कहा है। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं? रस का अक्षय पात्र सदा, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो कवि के पास कविता रूपी एक कविता जिसमें लिखी गई है उस पन्ने रूपी चौकोर एक खेत है, और वो क्या है? रस का अक्षय पात्र है, जिसमें से कभी भी रस समाप्त नहीं होता है। यानी कि आप कविता को जितना भी पढ़ लो, जितना भी पढ़ लो, जैसे भी पढ़ लो, उस कविता का आनंद समाप्त होने वाला नहीं है, उस कविता का रस समाप्त होने वाला नहीं है। कविता हमेशा शाश्वत होती है। देखिए यहाँ पर कुछ जो शब्द हैं
कविता हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही छोटी कविता थी, केवल 2 से 3 स्टैंजा में हमारी कविता यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन कविता पढ़ लेने से आपको कविता नहीं आ जाती है, आपने उसको पढ़ना भी है, समझना भी है, भावार्थ लिखने हैं, और सबसे मेन और सबसे जरूरी बात कि जो कविता की विशेषताएं हैं। कविता की विशेषताएं यहाँ पर बहुत सारी है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है। उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है और इस कविता में निम्न रूपकों का प्रयोग किया है। कविता को सुंदर बनाने के लिए, कविता की भाषा को सुंदर बनाने के लिए, कविता के का जो भाव है उसको सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर कुछ बिंबों का प्रयोग किया है, कुछ रूपकों का प्रयोग किया है, जो आप देखेंगे। कागज का एक पन्ना, कागज का एक पन्ना, इसको क्या कहा है? इसको चौकोना खेत कहा है। भावनात्मक जोश, इसको क्या कहा है? अंधड़। कहा है ना कि कोई अंधड़ आंधी, तो जब भी कभी भावनाओं का जोश कभी कवि के मन में आता है, उसके लिए कहा है। अगला है विषय। विषय का अर्थ होता है बीज, कल्पना का अर्थ होता है रसायन, शब्द का अर्थ होता है अंकुरण, अलंकार सौंदर्य का अर्थ होता है पल्लव और पुष्प, रस का अर्थ होता है फल या आनंद, आनंदपूर्ण भाव का अर्थ होता है अमृत धाराएं, रस का अनुभव करना यानी कि कटाई करना। तो इस तरह से काफी सारे उपमेय और काफी सारे उपमान इस कविता में आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, कविता बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही छोटी सी कविता है। तो फटाफट से यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। अंधड़, अंधड़ का अर्थ होता है आंधी का तेज झोंका। निशेष, निशेष का अर्थ होता है पूरी तरह। नमित, नमित का अर्थ है झुका हुआ। अलौकिक, अलौकिक का अर्थ है दिव्य या अद्भुत। अक्षय का अर्थ है कभी न नष्ट होने वाला। अक्षय पात्र के विषय में आपने सुना होगा, जिसमें भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता है। कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितने भी लोग आ जाएं, उसमें भोजन समाप्त नहीं होता है। पात्र, पात्र का अर्थ होता है बर्तन। देखिए, कुछ बोधात्मक प्रश्न भी हैं आपके चैप्टर से। पहला, छोटा मेरा खेत चौकोना को कागज का पन्ना कहने का क्या अर्थ निहित है? छोटा मेरा खेत चौकोना को कागज का पन्ना कहकर कहने का क्या अर्थ है, क्या अर्थ निकलता है? तो देखिए, छोटी सी कविता थी, पाठ हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। तो मुझे लगता है कि प्रश्नों के उत्तर देने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। रस का अक्षय पात्र से कविता ने रचना कर्म की किन किन विशेषताओं को इंगित किया है? देखिए, रचना कर्म जो है उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो कवियत्री ने अपनी तरफ से जो भी सारी चीजें, कवि ने यहाँ पर अपनी तरफ से जो भी सारी चीजें की हैं, उनके लिए उनकी जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर बताई हैं। अगला प्रश्न है, संदर्भ, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? रचना के संबंध में अंधड़ और बीज क्या है? तो रचना के संबंध में अंधड़ का अर्थ होता है तेज तूफान वाली आंधी, और यहाँ पर बीज का अर्थ होता है जो कि हम बीज धरती पर बोते हैं। जब हमारी कोई भी फसल होती है तो उस फसल में से हम सबसे पहले उसके बीज के लिए जो सामान होता है, यानी कि अगली बार इसको कैसे बोया जाएगा, अगली बार इसको कैसे लगाया जाएगा, उसके लिए जो भी सामान है वो तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, गृह कार्य के रूप में कर सकते हैं। अपनी कल्पना के सहारे व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित कोई एक कविता लिखिए। अभी तो यहाँ पर कवि ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कवि होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो हमेशा और हमेशा कल्पनाओं में लगा रहता है, और वो छोटी से छोटी चीज पर भी कविता बना लेते हैं। तो यहाँ पर
कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो गृह कार्य दिया है कि आपकी जो कल्पनाएं हैं, यानी कि जब आप खाली बैठे रहते हो, जब आप घर में कुछ नहीं कर रहे होते हो, तो उस समय पे आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आपकी जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, अपनी पर्सनल जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं पर आधारित कोई एक कविता, यानी कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको बुरा लगता है, किस तरह का आपका व्यवहार है, किस तरह का आपके घर में माहौल है, तो वो पूरी कल्पना के सहारे आप ये व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं वो लिख सकते हो। अगला है भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको यहाँ पर से भावार्थ लिखना है, जो कि बहुत सारी पंक्तियां दी गई हैं भावार्थ की। तो आप जो कुछ भी हमने आज यहाँ पर पढ़ा है, हमारे चैप्टर से रिलेटेड, हमारे पाठ से रिलेटेड, उस कविता को एक बार घर पर रिवाइज करेंगे। तो बच्चों, कविता हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत अच्छे से हमने कविता पढ़ी, पूरी कविता का भावार्थ हमने पढ़ा, पाठ से जुड़े हुए जो रूपक यहाँ पर दिए गए हैं पाठ में, उनको पढ़ा हमने, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ा, कुछ होमवर्क भी आपको दिया गया है। तो इस तरह से आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, आप लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी पाठ को समझने में। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इस चैप्टर से, तो आप अपने उस डाउट को अपने नेक्स्ट सेशन में क्लियर करवा सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।